गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग 3D ज्योमेट्री में लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था। एंड अगर कोई लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसा लिखेंगे ये पढ़ा था। किसी पॉइंट का किसी लाइन के अबाउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कितना आएगा, ये भी पढ़ा था। दो लाइन है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, हमने ये भी पढ़ा था, है ना। तो अभी यहाँ पे हमारे पास है कि ऐसे दो लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आएगा हमें ये बताना है। और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मान लेते हैं ये किसी वेक्टर के पैरेलल है जो कि वेक्टर बी है, यानी कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो आपस में भी पैरेलल ही होगा। अब मान लिया कि ये लाइन किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, और ये लाइन किसी पॉइंट बी से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है। तो हम लोग लाइन 1 का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं और लाइन 2 का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा था तो वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि आखिर में इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। बताया था ना कि ये इक्वेशन असल में क्या है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बता रहे हैं। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि वैसे पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर जो इस चीज को सेटिस्फाई करता जाए तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। ठीक, अगर फर्दर इस पे आप और करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे ये सारा डिस्कस किया हुआ है। तो हमने ऐसे लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अब इसके बीच में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि हम मान लो कि इसको ऐसे मिलाते हैं। सपोज करो कि हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया ए बी, है ना। मान लीजिए हमने ये लाइन ए से पास कर रहा है, ये लाइन बी से पास कर रहा है, तो हम इस चीज को ऐसे मिला देते हैं। हमने सपोज करो कि इसको ऐसे मिला दिया तो ये जो अपने पास वेक्टर आया इसको हम लोग ए बी वेक्टर कह सकते हैं। मान लो कि ये जो ए बी वेक्टर है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि सब आपस में पैरेलल है। ठीक है, और सपोज करो कि हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम लोग डी बोल देते हैं। डी, इससे यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया डी। हमें डी का वैल्यू बताना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। ये देखिए, ये ए बी है, ये डी है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग डी को कितना लिख सकते हैं। डी कैन बी रिटन एज डी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, डी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ए बी हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए बी कितना लिखा जा सकता है यहाँ से, ए बी कैन बी रिटन एज, हमारे पास वेक्टर ए बी कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1। कोई वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ से ए बी मतलब, ए बी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड ना, यानी कि दैट इज इक्वल टू कितना, a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास ए बी है। अगर हम लोग किसी तरीके से थीटा निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो कि ये ए बी इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके साथ भी थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम लोग इस ए बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब हम लोग इस ए बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, तो कितना लिखा जाता है, ए बी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा बिटवीन टू वेक्टर कैन बी रिटन एज, सॉरी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर है ए बी उस तरीके से, है ना। तो सेम प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस वेक्टर ए बी का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ए बी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये कितना आएगा, ये आ जाएगा ए बी बी, यानी बी का मैग्नीट्यूड ना, यानी कि दिस इज ए बी इंटू बी, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कितना, साइन थीटा, ऐसे लिखा जाता है। जब हम लोग दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए बी बी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से देयरफॉर हमारे पास ए बी साइन थीटा कितना आ गया, ए बी साइन थीटा आ गया डायरेक्टली अपने पास कितना, ए बी क्रॉस बी अपॉन, यह आ गया बी, है ना। यानी कि यहाँ पे हमें ए बी ऐसे
अलग से साइन थीटा और ए बी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ए बी साइन थीटा दे रहा है। तो देयरफॉर जो हमारे पास डी आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी दैट इज इक्वल टू ए बी क्रॉस बी अपॉन कितना, यह रहा बी। ये असल में बी क्या है, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अलग तरीके से, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए बी वेक्टर कितना है, a2 माइनस a1, यानी कि दिस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन कितना, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही कितना आ गया अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो जरा देखो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हो सके इसका वैल्यू माइनस में भी आ जाए, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, वैल्यू बताना है, तो हम लोग क्या लेंगे, उसका केवल मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया बिटवीन टू पैरेलल लाइन। फिर से समझ लेते हैं, दो लाइन है, किसी भी बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन ऐसा और इस लाइन का इक्वेशन ऐसा लिखा जा सकता है। मान लीजिए ये ए से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, ये बी से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर a2 है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। हम मान लो इसको मिला दिए, इसको नाम दिया ए बी, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो डी का वैल्यू ए बी साइन थीटा आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी थीटा आएगा, तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा सेम है डी। तो हमने लिख दिया डी बराबर कितना, ए बी साइन थीटा लिख दिया। अभी हम लोग दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लिया एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और उसका अगर हम लोग क्रॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, है ना। तो उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम इस ए बी वेक्टर को बी के साथ क्रॉस कराते हैं। तो जब इस ए बी वेक्टर को बी के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हमने ए बी साइन थीटा का वैल्यू इतना लिख दिया, है ना, ए बी साइन थीटा इक्वल टू दिस। अब हम लोग ए बी का वैल्यू पुट कर दिए कितना, a2 माइनस a1 क्रॉस बी, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइन के बीच में आ गया डायरेक्टली। अगर हम लोग चाहें तो फिर इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ये केवल पैरेलल है तो ही। अगर ऐसे दो लाइन दे दिया और बोल दिया कि उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो सीधा आंख बंद करके ऐसा नहीं कर देने का, पहले चेक करने का कि दोनों लाइन पैरेलल है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ही हम लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो वहां पे अपने पास एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, है ना। या फिर उसी में एक आता है स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन हम लोग किसको कहेंगे, जैसे समझिए कि हमारे पास दो लाइन है, दो लाइन इस तरीके से है कि वो ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, तो वैसे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। स्क्यू लाइंस, वैसे लाइन को स्क्यू लाइन कहा जाता है, ना ही पैरेलल रहेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3D डायमेंशन में। 2D डायमेंशन में क्या होगा, अगर हम लोग एक प्लेन पे लाइन की बात कर रहे हैं तो एक प्लेन में लाइन या तो पैरेलल रहेगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसमें हमने कोई लाइन ऐसे खींचा तो ये लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर लाइन आपस में पैरेलल होगा, और कुछ अदर होने का इसमें चांस नहीं है। लेकिन जब हम लोग ऐसे 3D में बात करते हैं तो 3D में हमारे पास एक स्क्यू लाइन आता है। तो स्क्यू लाइन किसको कहते हैं, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, मतलब कि ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, तो उस टाइप के लाइन को स्क्यू लाइंस कहा जाता है। जैसे कि समझिए ऐसे कि मान लीजिए ये पेन है, ये एक लाइन है, और ये एक दूसरा पेन है, ये एक लाइन है। देखिए 3 डायमेंशन में है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल रहता तो ऐसे रहना चाहिए था, ये आपस में पैरेलल नहीं है, है ना। ये लाइन ऐसा है और ये लाइन ऐसा है, आपस में पैरेलल भी नहीं है, और साथ ही साथ ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, स्क्यू लाइन हो गया। तो 3D डायमेंशन में हमारे पास ऐसा भी लाइन आ सकता है जो कि ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, तो उसको हम लोग स्क्यू लाइन कहेंगे। तो हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला है, ओनली बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। अगर आपको ऐसे दो लाइन दे दिया और बोला कि इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो पहले चेक कर लेने का कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो भी वहां पे दो सिचुएशन हो सकता है कि अब जैसे देखो ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है,
लेकिन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा। लेकिन ये दोनों लाइन है ना ही पैरेलल और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, स्क्यू लाइन्स है। तो इसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ लेता है कि स्क्यू है कि पैरेलल है। अगर पैरेलल रहा तो जैसे कि अगर हमने इस लाइन को इक्वेशन ऐसे लिखा a1 प्लस लैम्डा बी a2 प्लस म्यू बी, तो जरा देखो कि जब दोनों लाइन पैरेलल रहेगा तो हम लोग इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, तो इसके साथ भी वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर बी है, मतलब कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बी आया और इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो बी आया। तो जब सेम डायरेक्शन रेशियो आ रहा है या फिर डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का मल्टीपल है, तो समझिए कि दोनों आपस में पैरेलल होगा। एक एग्जांपल करते हैं, आपको इसी चीज को और भी अलग अलग तरीके से लिख करके आ सकता है। जैसे कि समझिए हमारे पास मान लो हमने कोई लाइन ऐसे लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जब ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए तो वहां पे आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखिए हमने ऐसे लिखा इक्वेशन x माइनस 1/2 y माइनस 4/3 इक्वल टू सपोज करो z माइनस 1 सपोज करो कि 5। ये हमने एक लाइन 1 लिखा, ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। लाइन 2 लिखते हैं, लाइन 2 क्या है, सपोज करो हमने लिख दिया x माइनस 3 या x माइनस 4/4 इज इक्वल टू y माइनस 2/6 इज इक्वल टू z माइनस 2/10। सपोज करो कि हमने ऐसे लिख दिया, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 3 5 है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 4 6 8 है। तो जरा देखो तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 2/4 1/2, 3/6 1/2 है ना, 5/10 1/2। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग इसको लेंगे, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इसको लेंगे, तो जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो का सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है रेशियो। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा तो हम लोग अभी जो मेथड पढ़े उसके हिसाब से निकाल लेंगे, चलेगा। अब जैसे कि देखिए मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, अब सपोज करो कि ऐसे लिखा हुआ है कि x माइनस 1/4 इक्वल टू y माइनस, सपोज करो x माइनस 2 y माइनस 3/6 इक्वल टू z माइनस 2 सपोज करो कि 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब जरा देखो इनका हम लोग निकाल रहे हैं, 2 4 2 3 और 5 2, इसका रेशियो आया 2/4 कितना, 1/2 आया। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3/6 यानी 1/2 आया। इधर से कितना रहा, 5/2, ये डिफरेंट आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है इनका सबका। इसका डायरेक्शन रेशियो 2 3 5 आया, इसका डायरेक्शन 4 6 2 आया, तो इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो ये दोनों लाइन स्क्यू भी हो सकता है, स्क्यू लाइन्स भी हो सकता है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकता है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो दोनों इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और दोनों स्क्यू भी हो सकता है ना। तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगा, और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो यानी स्क्यू लाइन है तो वहां पे कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दो लाइन के बीच का, है ना, दो लाइन के बीच का जो स्क्यू लाइन्स है, दो स्क्यू लाइन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे। और अगर वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं आया तो इसका मतलब कि सही में स्क्यू है, और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सही में दोनों का दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए जो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंडीशन निकालेंगे स्क्यू लाइन के बीच में, अगर उसी कंडीशन में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 कर दिया तो समझिए कि वो इंटरसेक्टिंग है। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं है और ना ही पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, वो ऐसा स्क्यू लाइन्स होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो कि अगर मान लो कि इफ टू लाइन्स आर such that perpendicular distance between them is not 0 and they are not parallel, and also lines are not parallel, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्यू लाइन्स। और अगर इसी में ऐसा आ गया
अगर इसी सिचुएशन में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकाला और सपोज करो कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आगे पैरेलल नहीं है, यानी कि इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल बट इंटरसेक्टिंग but perpendicular distance between them is 0, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया, देन लाइंस आर क्या इंटरसेक्टिंग, तो इसका मतलब लाइन क्या होगा इंटरसेक्टिंग होगा। तो हम लोग स्क्यू लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, और अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं आया तो समझ लीजिए कि वो सही में स्क्यू लाइन है, और अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्क्यू लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ये दोनों स्क्यू लाइन है, यानी मतलब कि समझ लो कुछ इस तरीके से, ये सपोज करो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, सपोज करो कि दोनों क्या है स्क्यू लाइन से, ना ही इंटरसेक्टिंग है और ना ही पैरेलल है, ना कट कर रहा है और ना ही पैरेलल है। अगर इस तरीके से हो गया तो पैरेलल बोल देंगे, है कि नहीं, इस तरीके से हो गया तो पैरेलल, इस तरीके से हो गया तो इंटरसेक्टिंग, इस तरीके से हो गया इंटरसेक्टिंग, कुछ ऐसा रहा तो ना ही पैरेलल ना ही इंटरसेक्टिंग, तो स्क्यू लाइन। तो सपोज करो कि हमारे पास दोनों लाइन है ऐसा, हमने लाइन 1 का इक्वेशन लिख दिया a1 प्लस लैम्डा b1, मतलब कि ये लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है। सपोज दैट ये लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है, और इनके बीच का ये शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखो कि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि कुछ ऐसे कि मान लिया हमने ये जो ऐसे दो लाइन लिया है, आप समझिए ऐसे बात को कि हमारे पास ऐसा करते हैं, ये एक ऐसे लाइन है और ये एक ऐसे लाइन है। ठीक, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये वाला आएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच में है ना ऐसा, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा। ऐसे हमने लाइन लिया है तो ये जो यहाँ पे ऐसे आ रहा है ये क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो जरा देखो ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये दोनों के परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस। तो अभी ये लाइन B1 के पैरेलल है और ये लाइन B2 के पैरेलल है। तो अगर हम लोग यहां से ऐसे निकाल दें एक B1 क्रॉस B2, अगर हम लोग ये B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो ये जो वेक्टर आएगा B1 क्रॉस B2, वो B1 के भी परपेंडिकुलर होगा और B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। जब हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे डायरेक्शन में आता है कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमने B1 क्रॉस B2 निकाल दिया, जैसे कि मान लो कि ये B1 है और ये B2 है, तो जो B1 क्रॉस B2 आएगा वो क्या आ जाएगा, दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ B1 एंड B2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। मतलब कि ये जो ऐसे शॉर्टेज डिस्टेंस आया है ना, इस शॉर्टेज डिस्टेंस के पैरेलल में ये वाला वेक्टर आएगा, ये किधर आएगा, यानी कि इट विल बी क्या, इट विल बी इन डायरेक्शन पैरेलल टू क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पैरेलल में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना है, यानी कि देन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज करो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डायरेक्शन में अगर हम लोग को कोई यूनिट वेक्टर चाहिए, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर लेंगे, है ना। B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, n इक्वल टू, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो n कैसे लिखेंगे, B1 क्रॉस B2 को हम लोग क्या करते हैं, इसके ही मैग्नीट्यूड से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल गया ये एक यूनिट वेक्टर, है ना।
एंड दिस यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलेगा? ओके। अब जरा समझिए कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये कैसे निकालेंगे। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है कि ये जो पहला लाइन है ये A1 से क्रॉस करता है। जैसे कि सपोज करो कि ये पॉइंट है A, इसका पोजीशन वेक्टर है A1, और ये मान लो ये पॉइंट है B, इसका पोजीशन वेक्टर है A2। सपोज दैट हमने ऐसे ले लिया। तो अब जरा देखिए, समझिए इस बात को जरा, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक, ऐसे वेक्टर है। मान लीजिए कि हमारे पास ये, ध्यान दीजिएगा कि सपोज कीजिए ये है पोजीशन वेक्टर A और ये है पोजीशन वेक्टर B, है ना। हमने इस AB को ऐसे मिला दिया, हमने इस AB को ऐसे मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, दोनों स्क्यू लाइन है। हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया, इस A और B को। तो हमने ऐसे ये इस A और B को ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखो कि ये जो डिस्टेंस आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया दोनों लाइन के बीच में, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहाँ पे शिफ्ट करो, ये इस डिस्टेंस को हमने इसको यहाँ से क्या किया, ऐसे यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किया। अब जरा देखो ये AB है, ये AB है, ठीक है। ये सपोज करो कि ऐसे हम ले लेते हैं AB, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने शिफ्ट किया, ये ऐसे आएगा, फिर इसको ऐसे मिला दो, ये AB है यहाँ से, ये AB, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो जरा ध्यान दीजिए, ऐसे ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ना, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब हम लोग इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, अभी भी इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, क्योंकि जिस लाइन पे, जिस प्लेन पे ये लाइन है ये उसके परपेंडिकुलर है ना ये डिस्टेंस। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको ऐसे शिफ्ट किया यहाँ पे। तो अब जरा देखिए एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस AB को मिलाया, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम इसको यहाँ पे लेके गए, तो अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस टाइप में, ये AB, ये D और ये ऐसा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने निकाल दिया। अब जरा सपोज करो कि मान लो हम इसको ले लेते हैं थीटा। सपोज करो कि हमने इसको ले लिया थीटा, ये AB है ऐसे, ठीक, ये ऐसे AB है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमने इसको ऐसे मिलाया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। तो मान लो कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे है, ये सपोज करो कि ऐसे, ये AB शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सपोज करो कि ये थीटा आ गया अपने पास ये थीटा। तो अब ये जो D है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि D वेक्टर लिख देते हैं, इसको D इंटू N लिख देते हैं, कि अगर ये जो डिस्टेंस D है, हमने इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पे, और पैरेलली शिफ्ट किया और इसको हमने D वेक्टर नाम दे दिया। तो D वेक्टर नाम दे दिए तो मतलब कैसे देंगे, ये जो D वेक्टर है दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर D हम लोग कैसा लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इनटू अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप है। मान लो हमने इसको ऐसे दे दिया, तो मान लिया कि ये जो AB वेक्टर है ये सपोज करो कि इस D वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस AB का इस D के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो इस AB का इस पे प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, मान लिया कि हम इसको कुछ P ले लेते हैं, तो यहाँ से BP कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा AB cos थीटा। अगर हमने AB cos थीटा निकाल लिया तो ये BP आ जाएगा, और यही BP ही किसके बराबर है, D के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी D बराबर कितना आ जाएगा, AB cos थीटा। मतलब कि ये जो AB है, अगर हम इस AB का प्रोजेक्शन निकाल दें किधर, अगर हम इस AB का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, किधर निकाल रहे हैं इस प्रोजेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। अगर हमने इस AB का, जैसे कि देखिए फिर से समझिए कि मान लीजिए इस क्यू लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किधर है, दोनों के परपेंडिकुलर में है, मतलब कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ से ऐसे शिफ्ट करके ले गए, तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है,
बना रहा है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका लेंथ कितना है, ए बी है। सपोज करो कि ए बी जो है इसके साथ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ऐसे 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 ये थीटा एंगल बन रहा है। तो इस ए बी का जो इधर प्रोजेक्शन आएगा, है ना, इधर प्रोजेक्शन आएगा, वही क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो हमने मान लिया ए बी है, ये थीटा है, ठीक। तो हमने ऐसे ये सपोज करो ये ट्रायंगल है, तो ये जो डिस्टेंस था ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो हम इसको डिस्टेंस डी ले लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा कितना लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर कितना, यहाँ से बीपी इक्वल टू कितना लिख देंगे, ए बी कॉस थीटा, चलेगा। तो यानी कि बीपी ही कितना है, डी है, डी इक्वल टू कितना है, ए बी कॉस थीटा है, जिसमें थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा जो हमने निकाला। तो ये कॉस थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड क्या, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेक्टर का, ए बी और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले के साथ का एंगल। तो यानी कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले के साथ एंगल मतलब किसका, एन के साथ एंगल। तो यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड क्या, एंड वेक्टर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ से, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी एंड वेक्टर एन। तो अगर हम लोग को ये कॉस थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी का इधर हम लोग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, तो हम लोग को थीटा मिल जाएगा। तो मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो कितना आ गया, ए बी कॉस थीटा आ गया, हमारे पास ए बी कॉस थीटा आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जरा देखो, अगर हम लोग ऐसे करेंगे ए बी डॉट एन, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू एन, एन का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कितना, कॉस थीटा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास ए बी कॉस थीटा कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ए बी डॉट एन, इतना आया। अब ए बी वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डॉट एन क्या है, एन है b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, यानी इस तरीके से निकल गया। और यही ए बी क्या है, यही डिस्टेंस है। यानी किस तरीके से हम लोग क्या किया, दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। अब जरा देखो, ये वेक्टर माइनस में भी आ सकता है, तो हम लोग इसका क्या ले लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। मतलब क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, इस तरीके से लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1 और इस तरीके से है, अगर ये दोनों स्क्यू लाइन है तो इन दोनों स्क्यू लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अगर यही, यानी कि अगर इफ d इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, है ना। अगर d 0 हो गया तो लाइन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। तो देयरफॉर इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या आ गया यहाँ से, यानी कि देयरफॉर कंडीशन कितना आ गया, ये a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है। या फिर इसी को अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब हम लोग कितना लिख सकते हैं, न्यूमरेटर ही 0 होगा ना। इसका मतलब अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है। ये जाहिर सी बात भी है, आप लोगों ने इसको वेक्टर जब पढ़ा रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा, तो वहां पे आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है। जैसे कि देखो, अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, दोनों लाइन पैरेलल नहीं है और दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन पैरेलल नहीं है और दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, तो ऐसे समझ करके चलिए कि मान लीजिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है और दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, दोनों लाइन एक ही प्लेन में आएगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अब कहता है कि ये वेक्टर बी के पैरेलल है, b1 के, ये वेक्टर b2 के पैरेलल है, ठीक है, ये वेक्टर b1 के पैरेलल है और ये वेक्टर b2 के पैरेलल है। तो अगर हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये a1 से पास कर रहा है, ये a2 से पास कर रहा है, तो जो a1 a2 आएगा वो कुछ इसी प्लेन में आएगा और b1 क्रॉस b2 ऊपर है। तो अभी b1 क्रॉस b2 और a1 a2 के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है और स्क्यू भी नहीं है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 0।
यानी 0 आ जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन लगाया तो हमारे पास ये आ गया। और स्वाभाविक सी बात है, ये वेक्टर में भी आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है कि अगर कोप्लानर होगा तो, है कि नहीं, कोप्लानर होगा तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द टू लाइन्स टू बी इंटरसेक्टिंग एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। ये हमारे पास ऐसा है। ओके, तो अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ये जो निकाला है, डिराइव किया है, ये वेक्टर के फॉर्म में निकाला है। हो सके आपको लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया रहे, तो आप उसको क्या करो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लोग उसको वेक्टर के टर्म में लिख ही सकते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि शो दैट टू लाइन्स एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसमें b1 b2 क्या है, लाइन्स का डायरेक्शन रेशियो है, और a2 a1 क्या है, दो पॉइंट से जो पास कर रहा है उसका वेक्टर है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से आया। तो यानी देखिए ये एक तरीके से क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि नहीं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। देखिए डॉट इंटू क्रॉस, यानी कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते थे, डिटर्मिनेंट से, है ना। तो वो डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब जरा हम लोग इसमें चलते हैं। सपोज करो कि हम उसको लाइन 1 ले लेते हैं, तो वो लाइन 1 ले लिया तो वहां से वेक्टर a1 कितना आ जाएगा बताइए। अगर ये लाइन हमने 1 लिया तो वेक्टर कितना आ जाएगा, a1 कहाँ से पास कर रहा है, 1, 2, 3 से पास कर रहा है ना। ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 1, 2, 3 से पास कर रहा है। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। देखिए यहाँ से कैसे पता चला, x माइनस 1/2 y माइनस, यानी कि ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 1, 2, 3 से पास कर रहा है। तो 1, 2, 3 से पास कर रहा है, यानी कि a1 का पोजीशन वेक्टर हम लोग कितना लिख सकते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, b1 वेक्टर कितना लिखेंगे, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, यानी 2, 3, 4 ऐसा है ना, यानी दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये हमारे पास a1 हो गया। a2 कितना आ जाएगा, ये कहाँ से पास कर रहा है, देखो यहाँ पे केवल z लिख दिया, तो ये z लिख दिया, तो इसका मतलब ये असल में क्या है, ये है z माइनस 0/1, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओनली z लिखा हुआ है, इसका मतलब z माइनस 0/1 लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से पास कर रहा है, 4, 1, 0 से पास कर रहा है। ये 4, 1, 0 से पास कर रहा है। तो a2 का डायरेक्शन रेशियो कितना है, a2 का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, 4i प्लस j प्लस 0k। हालांकि लिखने का जरूरत नहीं है, 0 है तो, नहीं लिखा तो भी समझ में आता है। और b2 कितना आ जाएगा, इसका b2 कितना आया बताइए, 5i प्लस 2j प्लस k, इतना आ गया। तो अपने पास a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3i, 3 माइनस 2 j 4, सॉरी a2 माइनस a1 है ना, यहाँ से a2 माइनस a1 4 माइनस i 3i j माइनस 2j माइनस j, है ना, और 0 माइनस 3 माइनस 3k, ये आ गया a2। अब हमें निकालना है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम लोग कितना वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसको हम लोग कितना लिखेंगे ऐसे डिटर्मिनेंट में, 3 माइनस 1 माइनस 3, b1 आया कितना 2, 3, 4, इधर से b2 कितना आया 5, 2, 1। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, पहले 3 लिया तो ये दोनों बचेगा, 3 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1,
कितना आएगा 2 माइनस 20, उसके बाद प्लस माइनस 3 माइनस 3, इसको लिया तो ऐसे ऐसे कितना आ गया 4 माइनस 15, यानी दिस इज इक्वल टू -5 इंटू 3, ये -5 इंटू 3 -15, ये कितना आ गया -2 माइनस 20 -18, यहाँ से कितना आ गया ये आ गया -11 और -3, यानी कि +33, ये कितना आ गया -33 + 33 कितना आ गया 0, तो यानी कि ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है इंटरसेक्टिंग है। काम हो गया अपना। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट सॉल्व किया जाए। तो कहता है कि इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकालने के क्या फॉर्मूला पढ़ा। देखिए दोनों लाइन पैरेलल तो है नहीं, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होता तो डायरेक्शन रेशियो जो है उसका अगर हम लोग रेशियो निकालते तो सबसे माना सही था। इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, ये 3/5, यानी पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो क्या हो सकता है, ये स्क्यू हो सकता है या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकता है। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो जो हम लोग निकाल रहे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 0 आ जाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो आएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 है ना, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। चलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो उस इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे a1 वेक्टर। a1 वेक्टर कितना है, कहाँ से पास कर रहा है, ये देखिए ये पास कर रहा है 4, -1, 0 से। तो a1 वेक्टर कितना हो जाएगा 4i - j 0k। a2 वेक्टर कितना आएगा बताइए, a2 वेक्टर ये कहाँ से पास कर रहा है 1, -1, 2 से पास कर रहा है। तो a2 वेक्टर कितना i - j + 2k, ये a2 वेक्टर हो गया। तो यहाँ से a2 - a1 वेक्टर कितना लिखेंगे -3i माइनस ये तो 0 हो गया है ना, 2 माइनस ये कितना आ गया 2k आ गया, ये आ गया a2 - a1 वेक्टर। अब यहाँ से हम लोग b1 वेक्टर निकाल लेते हैं। b1 वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा i + 2j - 3k, और b2 वेक्टर कितना आ जाएगा 2i + 4j - 5k। ये हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। चलते b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, i j k प्लस माइनस प्लस कितना 1 2 -3, इधर से 2 4 -5, यानी दिस इज इक्वल टू i कितना -10 माइनस अपने मन से -12 माइनस प्लस ना +12, दिस इज -j कितना -5 माइनस ऑफ -6, तो -6 कितना +6, ओके। उसके बाद फिर प्लस के ले लिया, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 4 -4 0। तो यानी इधर कितना बचा, इधर से बच गया 2i, ये इधर 1 बचेगा 1 माइनस j, इधर कितना आ गया 0, यानी कि दैट इज जो b1 क्रॉस b2 आया, ये आ गया 2i - j आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि √5 ऐसा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a2 ये वेक्टर a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर आया वो इतना आया, और a2 - a1 जो वेक्टर आया वो इतना आया। अब इसका हमें इसके साथ डॉट निकालना है। तो जब दो वेक्टर के बीच में डॉट निकालते हैं तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो यहाँ से हमारे पास a2 a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना लिख देंगे डायरेक्टली, देखिए इन दोनों वेक्टर के बीच में डॉट हो रहा है ना, तो i का i के साथ, तो -3 2 कितना आ गया -6 0 0, फिर यहाँ पे 2k और यहाँ पे k नहीं है तो यानी 0 है तो 0,
यानी कि ओवरऑल -6 ही बचा। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो देयरफॉर जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये मॉडुलस इसका ऊपर वाले का वैल्यू कितना आया, -6 आया, और नीचे वाले का वैल्यू कितना आया, √5 आ गया। यानी कि दिस इज इक्वल टू 6/√5, दिस इज द आंसर। अगर ये 0 आ गया होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है, यानी कि दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अभी दोनों लाइन क्या है, स्क्यू लाइन है। पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल रहता तो इसका रेशियो सबका सेम आना चाहिए था, यानी पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू लाइन है। तो इसी तरीके से आपको हो सके, यहाँ पे मैंने जो लाइन का इक्वेशन दिया, ये मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया। आपको ये वेक्टर के फॉर्म में रहता तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाता, यहाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है तो यहाँ से इसको पहले वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे और फिर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आता है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो चुका है, अब हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। मतलब कि ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग को वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है। हालांकि जब 2 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग रहता है। अब जैसे कि देखिए जो लाइन 1 है, लाइन 1 का इक्वेशन ऐसा है, तो हम लोग लाइन 1 को ऐसे लिख देते हैं, यानी कि एनी पॉइंट, अब ये जो लाइन 1 है, लाइन 1 है कैसा है, x - 4/5 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z/1। तो इसमें हम लोग एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, हम लोग इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे ले सकते हैं, हम लोग x कितना, मान लो कि ये लैम्डा है, तो हम लोग x कितना लिख सकते हैं, x को 5 लैम्डा प्लस 4, y कितना 2 लैम्डा, y को कितना 2 लैम्डा प्लस 1, और z कितना लैम्डा ही आएगा। अलग अलग लैम्डा का वैल्यू लेंगे तो हम लोग को इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिलते चला जाएगा। तो सपोज करो कि एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज दिस, हमने कोई ऐसा ले लिया। उसी तरीके से हमारे पास लाइन 2 है, कैसा, x - 2/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4। तो अब इस पे हम लोग ले लेंगे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, सपोज करो कि हम इसको म्यू ले लेते हैं, तो x को कितना लिख सकते हैं 2 म्यू प्लस 2, y को कितना लिख सकते हैं 3 म्यू प्लस 2, और z को कितना लिखा जा सकता है 4 म्यू प्लस 3, है ना। अलग अलग म्यू का वैल्यू लेंगे तो हम लोग को इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स मिलेगा, ठीक। अब जरा देखिए, अब कहता है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग, तो इसमें कोई एक ऐसा लैम्डा का वैल्यू आएगा और इसमें कोई एक ऐसा म्यू का वैल्यू आएगा जो दोनों सेम कोऑर्डिनेट देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर म्यू के लिए और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लैम्डा के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब कि वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि हमने इस लाइन पे कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, इस पे कोई पॉइंट निकाला इस तरीके से, इस पे कोई पॉइंट निकाला इस तरीके से, तो किसी, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये लैम्डा के टर्म वाला एक्स वाई जेड और म्यू के टर्म वाला एक्स वाई जेड किसी पर्टिकुलर लैम्डा और पर्टिकुलर म्यू के लिए सेम आएगा ना, है कि नहीं। तो सेम आ गया तो यानी कि हम लोग को वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, अब इसको ऐसा मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए ये एक्स का वैल्यू वाई जेड, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू, और किसी पर्टिकुलर म्यू के लिए ये एक्स वाई जेड का वैल्यू, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। तो देखते हैं कि लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या आएगा कि ये दोनों सेम आ सकता है। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ से 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू, हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2 - 4 - 2, ये पहला इक्वेशन। इधर से 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, यानी कि दैट इज 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू कितना 1, ये सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3, यानी कि लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 3, ये थर्ड इक्वेशन।
अब हम लोग को इसको सॉल्व करके म्यू और लैम्डा का वैल्यू निकालना है। हालांकि दो ही अननोन है, तो दो ही अननोन है तो दो ही इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो अब दो इक्वेशन से निकाल लेंगे तो अब लोग तो तीसरा इक्वेशन क्यों आया। अब जैसे कि सपोज कीजिए हमने इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व किया, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आया और म्यू का वैल्यू आया। अब सपोज करो वो लैम्डा और म्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो लगे हाथ ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई सही में इंटरसेक्टिंग है। अब मान लो हमने क्या लिया कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए और किसी पर्टिकुलर म्यू के लिए हो जाएगा ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमने इक्वेट कराया। कोई जरूरी भी तो नहीं है कि हमेशा ये इंटरसेक्टिंग हो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि इंटरसेक्टिंग हो। मान लो रे कि मैंने बोल दिया कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं भी तो हो सकता है। अब मान लो ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, फिर भी हम लोग इसको इंटरसेक्टिंग कराने के लिए पॉइंट्स ऐसे ले रहे हैं कि एक्स बराबर हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, सपोज करो कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे बोल दिया। मैंने बोल दिया कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन असल में तो इंटरसेक्टिंग नहीं है ना इंटरसेक्टिंग। तो वही बात है कि सपोज करो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा। अब ये इंटरसेक्टिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो एक्स वाई जेड तीनों सेम आना चाहिए। अब यहाँ से ये तीनों सेम आया, अगर ये वाकई इंटरसेक्टिंग है तो इसको तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ से लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाला, वो लैम्डा और म्यू का वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो लगे हाँ ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये सही में इंटरसेक्टिंग है। अब यहाँ से लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाला, वो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, ये गलत आ रहा है अपना। यानी कि किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालिए और वो जो बच गया इक्वेशन अगर उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सही में इंटरसेक्टिंग है। तो ये थर्ड इक्वेशन मिलने का ये फायदा है कि यहाँ से एक तो हमें लैम्डा और म्यू का वैल्यू भी मिल जाएगा और लगे हाथ ये भी पता चल जाएगा कि वाकई में इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग किसी दो इक्वेशन को लेकर के लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3, इसको हम लोग क्या करते हैं सेकेंड में पुट कर देते हैं, है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं। तो ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास जो थर्ड है उसको हम लोग सेकेंड में पुट कर देते हैं, यानी कि पुटिंग थर्ड इन सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3 है, यानी कि दिस इज 4 म्यू प्लस 3 माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1, यानी दिस इज 8 म्यू प्लस 6 माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1, यानी कितना आ गया 5 म्यू इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5, यानी कि दैट इज म्यू इक्वल टू -1, यानी म्यू इक्वल टू -1 आया। तो देयरफॉर लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से -4 प्लस 3, यानी दिस इज -1, यानी लैम्डा भी -1 आया और म्यू भी -1 आया। तो जरा देखिए, तो लैम्डा -1 अगर पुट करेंगे, ये म्यू और लैम्डा हमने इन दोनों से निकाला है, अब इसको इसमें पुट करके देखते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ से -5 इंटू -5, और ये म्यू ये आ जाएगा +2, ये कितना आ गया, ये लैम्डा का वैल्यू आया -1 और म्यू का वैल्यू आया -1। तो लैम्डा का वैल्यू जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा का वैल्यू -1 पुट किया तो -5 और ये कितना 2, यानी कि 3 आया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ही नहीं, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग होता तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए था। या फिर एक बार जरा चेक कर लेते हैं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है। हम लोग इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, 5 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा, और इस पे कितना लिखा जा सकता है 2 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2 एंड 4 म्यू प्लस 3, ठीक है। अब किसी लैम्डा और म्यू के लिए अगर सेम हो गया तो 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2, तो ये इधर आएगा तो 5 लैम्डा माइनस 2 पहला इक्वेशन, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1। अब यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3, तो लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3 हमने सेकेंड इक्वेशन को पुट किया इसमें, यानी कि 2 इंटू 4 म्यू प्लस 3 माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1, यानी कि 8 म्यू प्लस 6 माइनस 3 म्यू इक्वल टू 1, ये गया उधर -6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 8 म्यू माइनस 5 म्यू, यानी कि म्यू इक्वल टू कितना आ गया 5 म्यू इक्वल टू -5 म्यू इक्वल टू -1। तो जब म्यू इक्वल टू -1 आया तो -4 प्लस 3,
यानी कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू -1। लैम्डा भी -1 है, म्यू भी -1 है। तो जब यहाँ पे हम लोग लैम्डा -1 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है -5, और म्यू हम लोग पुट कर रहे हैं -1 तो कितना आ रहा है 2, यानी ये आ रहा है -3, और ये दिया हुआ है -2। यानी इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। प्रूफ हो गया, यानी कि पता चला कि दीज लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैंने बोला था कि 3 इक्वेशन आया है तो लगे अगर ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू कुछ ऐसा आया कि तीनों सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब सही में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन को लेकर के लैम्डा म्यू का वैल्यू निकाला, वो तीसरा इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, मतलब कि ऐसा एक्स वाई जेड नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता इसका मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि दीज लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ये अपने पास आंसर आया। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था कि असल क्वेश्चन में जो लाइन 2 था यहाँ पे ये x - 1/2 था, y - 2/3 और z - 3/4 था असल इक्वेशन में, असल क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लिखने में यहाँ पे गलती हुआ, x - 1 की जगह पे -2 लिखा गया। तो x - 1 की जगह पे -2 लिखा गया, इस वजह से यहाँ से क्या पता चला कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। क्वेश्चन जो था वहाँ पे x - 1/2 था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के टाइम पे ये गलत आ गया, तो पता चला कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। सपोज करो कि हम अगर इसको -1 लेकर के चलते, तो इसको -1 लेकर के चलते तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये 2 म्यू -2 है ना, 2 म्यू इधर से आ जाता है 2 म्यू + 1, इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 2 म्यू + 1 इसको लिखते तो ये कितना आ जाता है, इधर से -3 आ जाता। हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ था, -1 की जगह पे -2 आ गया। तो जब -1 की जगह पे -2 आ गया तो पता चला कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है ही नहीं। तो अब रियल क्वेश्चन में चलते हैं, -1 पुट करके तो ये रिलेशन आएगा सब। तो जरा देखो यहाँ से म्यू और लैम्डा -1 आया तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि अब ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। तो इंटरसेक्टिंग कितने पे आया, लैम्डा इक्वल टू -1 पे आया और म्यू इक्वल टू -1 पे आया। तो देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू -1 पुट कीजिए या फिर म्यू का वैल्यू -1 पुट कीजिए, दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम आएगा, वही आ जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 + 4 यानी दिस इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 + 1 दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज z इक्वल टू -1। इधर से भी आप निकालोगे तो यही आ जाएगा। जरा देखिए 2 म्यू + 1 था यहाँ पे, 2 म्यू + 1, तो यानी कि दैट इज इसके हिसाब से यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 + 1 यानी कि -1, y इक्वल टू -3 + 2 -1 एंड z इक्वल टू -4 + 3 -1, यानी कि सेम आंसर आता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब जरा हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम 1 - 2, 3, यानी कि ये हमारे पास ऐसे लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 1, -2, 3 से पास कर रहा है। कहता है कि यहाँ से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा हमें बताना है ना। अब जरा देखिए यहाँ से 3 यूनिट पे जो पॉइंट आएगा वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, यानी कि ऐसे 2 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं सेम लाइन पे। तो अभी जरा देखो हमारे पास ये जो लाइन है x - 1/2 इक्वल टू y + 2/3 इक्वल टू z - 3/6। any point on this line can be taken as, हम लोग कितना ले सकते हैं, अगर इसको लैम्डा लिख दिया तो x इक्वल टू कितना 2 लैम्डा + 1 है ना, और y इक्वल टू कितना 3 लैम्डा -2 एंड z इक्वल टू कितना 6 लैम्डा + 3। हम लोग कोई पॉइंट ऐसे ले सकते हैं। तो मान लिया हमने इसको ऐसे ले लिया कि यह 2 लैम्डा + 1 है, ये 3 लैम्डा -2 है और ये 6 लैम्डा + 3 है, कोई लैम्डा के लिए। तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में मान लो हम इसको a लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, ए बी कितना आना चाहिए, ए बी 3 होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से 2 लैम्डा + 1 -1 स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना 6 लैम्डा + 3 माइनस
3 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, इसको होल अंडर रूट बराबर 3, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से देखिए ये आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, यही ना, और ये कितना प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 36 49 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9/49, तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 3/7, यानी कि लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 3/7 आया। तो एक बार इस पे प्लस में लैम्डा का वैल्यू पुट कीजिए और एक बार माइनस में वैल्यू पुट कीजिए, तो ऐसे अपने पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो 3 डिस्टेंस पे पूछा है तो इधर भी 3 पे आ सकता है और इधर भी 3 पे आ सकता है, और यहाँ से हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे और भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे।